बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसे एसोसिएशनिस्ट के बारे में। ठीक है, एसोसिएशनिस्ट जो है ना, ये असल में 3 साइंटिस्ट हैं, उनको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ये आज के हम लोग लेसन में सारा हम लोग इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये भी आज का जो लेसन है ये भी आप लोग इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही मजे का लेसन है। आप लोगों को कोई भी लेसन, अच्छा आप लोगों को मैं एक जो है ना, ये आप लोगों को मैं एक टिप बताऊं कि जब आप लोग लेसन सुनने के लिए बैठते हैं ना, तो पहले एक दफा रीड आउट का एक चैप्टर आप हैंड आउट से ना आप उसको रीड किया करें, फिर आप लोग उसका लेक्चर सुना करें। लेक्चर सुनने के बाद फिर रीड किया करें। आप यकीन जाने कि आपको वो बात कभी भी नहीं भूलेगी। आपका कंसेप्ट ऐसा क्लियरली बिल्ड होगा ना कि आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अच्छा एसोसिएशनिस्ट के बारे में बात करते हैं। एसोसिएशनिस्ट ग्रुप है 3 अंग्रेज फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट का, जो कि 16वीं सदी में गुजरे हैं। ठीक है, एसोसिएशनिस्ट उनको इसलिए नेम दिया जाता है क्योंकि उनका ये बिलीव था कि जो आइडियाज होते हैं ना, वो आपस में एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, और उनकी थ्योरीज को एसोसिएशनिज्म कहा जाता है। वो कौन से 3 साइकोलॉजिस्ट हैं वो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले है थॉमस होब्स, सबसे इंपॉर्टेंट नेम है एसोसिएशनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। हॉब्स जो थे ना, फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, राइटर भी थे, और उनकी एक बुक है लिवियाथन। ठीक है, वो जो पब्लिश हुई थी 1651 में। हॉब्स को जो है ना जाना जाता है कि उन्होंने मटेरियलिज्म के ऊपर बहुत जोर दिया था। मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि किसी बंदे को आप लोग उसकी मटेरियल चीजों के मुताबिक, दौलत और पैसा और उसके कपड़ों के मुताबिक आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी रूहानियत और उसकी अच्छाइयों की बेसिस पे आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये वो चीज होती है। ठीक है, उनके जो मेन उनका ताल्लुक जो था ना, वो शाही फैमिली से था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि उन्होंने स्टडीज को उन्होंने कंटिन्यू रखा। मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने ट्रैवल भी किया। लेकिन बाद में जब इंग्लिश सिविल वार थी, तो उस वक्त जो है ना, वो वार में भी, जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1640 में जो पॉलिटिकल कुछ झगड़े वगैरह थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड छोड़ के वो फ्रांस चले गए थे। वहां पे उन्होंने कंटिन्यू की थी स्टडी, और वहां पे वो दूसरे स्कॉलर से मिले थे, और जो यूरोप के साइंटिस्ट थे जैसे कि गैलीलो हो गए और रेने डिस्कार्ड्स हो गए, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, हॉब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियलिस्ट थिंकर थे उस टाइम के। मटेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि आप सारा का सारा जो है ना, इंटरेस्ट आपका होता है मटेरियल पोसेशंस के ऊपर, जो कि चीजों की हसूल के ऊपर। आप स्पिरिचुअल वैल्यूज को जो है ना इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, मटेरियलिस्ट थिंकर्स का ये भी होता है कि जो मैटर होता है ना, वो एक डायनामिक है, यानी कि एक मुतहरिक चीज है। इसका मतलब होता है कि मैटर जो है ना, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होता रहता है। हॉब्स ने अपने व्यूज ये दिए थे कि हम हर चीज को देखते हैं, इंक्लूड के जो इंसान है ना, वो भी किसी न किसी मादा से मिलकर बने होते हैं, वो भी किसी मादा की एक शक्ल होते हैं। ठीक है, और जो लॉज हम लोग ये लगाते हैं ना, कि कोई भी मैटर कैसे काम करता है, उसको हम लोग जो है ना जानवरों और इंसानों के ऊपर भी हम लोग जो है ना वो लगा सकते हैं। ठीक, उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। वो ये कहते थे कि जो जानवर और जो इंसान है, ये मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं, और उनके फंक्शंस, उनके ऑपरेशंस को हम लोग स्टडी भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और उनकी निशानदेही भी कर सकते हैं। उनका जो एक मैकेनिकल व्यू था ना ह्यूमन बींग्स के बारे में, वो पहले सबसे पहले तो रेने डिस्कार्ड्स ने दिया था, जो हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हॉब्स ने डिस्कार्ड्स के व्यूज को फर्दर इलैबोरेट किया था। उन्होंने ये कहा था कि इंसान की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं और जितनी भी इमोशंस होती हैं ना, जैसे हंसना, रोना, भूख महसूस करना, इसको हम लोग समझ भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर हम लोग इंसान को एक मशीन के तौर पे लें, और फिर हम लोग उसको जो है ना मुख्तलिफ फंक्शंस को हम लोग स्टडी करें। और वो ये कहते थे कि जैसे एक मशीन होती है ना, आप मशीन को कोई ना कोई इनपुट देते हैं तभी वो कोई आउटपुट देती है। वो ये कहते हैं कि इंसान भी ऐसे ही होते हैं, इंसान की भी मशीन ऐसे ही होती है कि आप लोग उनको कोई ना कोई इनपुट देते हैं तो ही वो कोई आउटपुट देंगे। हम लोग ये जो ऊपर इंसान के क्या ये जो फंक्शंस होते हैं ना, रोना, भूख महसूस करना, कुछ भी महसूस करना, हंसना, ये सारे फंक्शंस तभी होंगे जब कोई ना कोई आप लोग इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी बंदे को स्ट्रेस में रख देते हैं, उसको आप लोगों ने इनपुट स्ट्रेस वाला दिया, तो वो आउटपुट देगा कि वो रोएगा। ठीक है, अगर कोई एक बंदा है जिसको आपने जो है ना वो खाना नहीं दिया, तो वो एक इनपुट है ना कि आपने उसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से वो भूख महसूस करेगा। इंसान की जो मशीन है, वो उसको आप लोग मुख्तलिफ किसी न किसी किस्म का आप लोग इनपुट उसको देंगे, तभी वो कोई ना कोई आउटपुट और कोई ना कोई फंक्शन करेगा, कोई ना कोई वो रिस्पॉन्स करेगा। हॉब्स ने तवज्जो दी है कि इंसान और मशीन के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की सिमिलैरिटीज होती हैं। ये जो आइडिया उनका था ना कि इंसान और मशीन में मुख्तलिफ किस्म की सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करना, इसको कहा जाता है मैकेनिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, और ये हॉब्स ने ही इसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, वही इसके ओरिजिनेटर थे। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में था। मैकेनिकल मटेरियलिज्म किसने दी थी? हॉब्स ने दी थी।
हॉब्स का ये भी ओपिनियन था कि हमारी जो सोच होती है, हमारे जो इमोशन, जज्बात वगैरह होते हैं, ये कैसे आते हैं कि आप लोगों को बाहर से कोई ना कोई स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है। जो बाहर का जो स्टिमुलाई है वो चेंज हो जाता है, तो वो इंसान की जो बॉडी होती है वो भी उसी तरीके से उसके ऊपर उसका असर होगा और उसी के मुताबिक ही वो इमोशंस और थॉट्स वगैरह क्रिएट करेगा। और ये कहा था कि जो मोशन है ना, ठीक है, मोशन इन द ब्रेन क्रिएट्स, आप लोगों की जो ब्रेन होता है ना उसमें भी कोई मोशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से सोच जो है ना एक बनती है। ये जो फिर सोच होती है ये फिर इकट्ठी हो जाती है और एक दूसरे के साथ ये सारी सोचें जुड़ जाती हैं। ये नतीजा होता है कि आप लोगों की मुख्तलिफ सोच का, मुख्तलिफ आइडियाज की चेन्स बन जाती हैं, जिससे आपके आइडियाज कम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। एरिस्टोटल ने इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दी थी। हम लोग, आप लोगों को याद हो ना, तो हम लोगों ने एक लेसन में पढ़ी थी। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो आइडियाज एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं ना, वो 3 वजूहात से होते हैं: सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी और कंट्रास्ट। यानी कि आप कोई चीज देखते हैं, कोई आइडिया आप लोग देखते हैं ना, उससे मिलता जुलता कोई और आइडिया को आप लोग उसको आपस में जोड़ देंगे किसी न किसी सिमिलैरिटी की बेस पे। कॉन्टिग्यूटी यानी कि 2 काम अगर बिल्कुल साथ साथ हुए हैं, करीब करीब ही, यानी कि थोड़ा सा भी उनमें जो टाइम डिफरेंस बहुत कम था, तो भी आप लोग उन दोनों को जोड़ देते हैं कि हाँ पहले ये काम हुआ तो ये दूसरा काम भी हुआ, तो जरूर ये दूसरा काम पहले की वजह से हुआ है। और कंट्रास्ट भी होता है कि कोई चीज आप लोग को आइडिया देखते हैं ना, तो उससे बिल्कुल जो डिफरेंट कोई आइडिया होगा तो भी आप लोग जो है ना वो आप लोगों के माइंड में आएगा, आप लोग उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हॉब्स जो था ना, और जो दूसरे जो एसोसिएशनिस्ट हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो इसको उन्होंने यूज किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो आइडियाज होते हैं ना वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं। थॉमस हॉब्स का ये बिलीव था कि जो नॉलेज आप लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू हासिल कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, वही बात जो एरिस्टोटल ने कही थी। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आइडिया इंट्रोस्पेक्शन का, जिसके ऊपर प्लेटो और सोक्रेट्स ने बात की थी। और वो एग्री करते थे एरिस्टोटल के एम्पिरिसिज्म के ऊपर के आप एम्पिरिसिज्म को ही यूज करें नॉलेज एक्वायर करने के लिए। हॉब्स कहते हैं कि 3 चीजें होती हैं जो कि एसोसिएशन क्रिएट करती हैं: हैबिट्स, विशेस एंड रिपीटिशन। हैबिट्स जो है ना उसकी वजह से आपकी कुछ आदतें ऐसी होती है कि मुख्तलिफ आइडियाज आप लोग एसोसिएट कर देते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ख्वाहिशात होती हैं ना, ठीक है, वो मुख्तलिफ आइडियाज के दरमियान में एक लिंक बना देती हैं। एक बंदा जो किसी चीज की ख्वाहिश करता है तो मुख्तलिफ आइडियाज को वो पहले जोड़ता है कि मैं कैसे इन आइडियाज को मैं जोड़ के तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करूं, जिसकी वजह से आइडियाज एसोसिएट हो जाते हैं। फर्दर उसके बाद मजीद ये कि जो रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स आल्सो रिजल्ट्स इन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, यानी कि कोई काम, कोई भी इवेंट, कोई भी मौका बार बार हो रहा है तो भी आप लोग आइडियाज को जोड़ देते हैं। ये सिमिलर वैसे ही जैसे एरिस्टोटल ने कॉन्टिग्यूटी और सिमिलैरिटी की बात की थी कि जब 2 चीजें बिल्कुल करीब करीब होती हैं या 2 चीजें आपस में बिल्कुल सिमिलर होती हैं तो भी आप क्या करते हैं कि एसोसिएशन ऑफ आइडियाज हो जाती है। इनका जो व्यू था ना एसोसिएशन ऑफ आइडियाज का, इसी वजह से उनको एसोसिएशनिस्ट कहा जाता है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे जो कि एसोसिएशनिस्ट की कैटेगरी में आते हैं वो थे जॉन लॉक। ये ब्रिटिश एसोसिएशनिस्ट थे। क्रिस्ट चर्च कॉलेज से पढ़े थे ऑक्सफोर्ड में और 1660 में ये लेक्चरार बने थे। यूनान में फिलॉसफी भी पढ़ाते थे, रेटोरिक वगैरह। उन्होंने मेडिसिन के बारे में भी स्टडी की है और साइंटिफिक नॉलेज भी उन्होंने बहुत ज्यादा हासिल किया है, जिसकी वजह से उनका एक जो फलसफे की दुनिया और उसमें बहुत ज्यादा उनका एक बड़ा असर है जो है ना फिलोसफिकल थॉट में और मेथड्स में। उनको फाउंडर कहा जाता है ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म का, ठीक है। एम्पिरिसिज्म आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि क्या होती है, 5 सेंसेस के थ्रू कोई चीज ऑब्जर्व करना। उनकी जो बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजी में वो ये कि उन्होंने अपनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन को एक ऐसे की फॉर्म में लिखा था। उनका एक ऐसे है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उसमें लॉक ने ये एग्जामिन किया था कि जो इंसान को जो माइंड होता है ना उसकी जो नेचर को उन्होंने एग्जामिन किया था कि इंसान का जो दिमाग है उसकी नेचर क्या होती है, और प्रोसेसेस को भी उसने एग्जामिन किया था कि वो कौन से प्रोसेस होते हैं कि इंसान दुनिया को देखता है, उसको जानता है, ठीक है। रिप्यूडिएटिंग द ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन ऑफ इनेट आइडियाज, यानी कि जो एक डॉक्ट्राइन बना हुआ था ना कि जो इनेट हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि एक वो व्यू था ना दुनिया वालों का, एक रवायती उनकी सोच थी कि जो आइडियाज होते हैं वो जब आप लोग पैदा होते हैं तो आपके साथ ही जो है ना विरासत में आपको मिलते हैं। लॉक ने इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। लॉक का ये बिलीव था कि जो आपका माइंड होता है ना वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। अब एम्पिरिसिज्म में इस बात को अभी हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि उन्होंने एम्पिरिसिज्म के फाउंडर उनको क्यों कहा जाता है। कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है ना तो वो बिल्कुल उसका माइंड ब्लैक होता है, ठीक है, और फिर दुनिया उसके उस माइंड के ऊपर लिखती है। जॉन लॉक का ये व्यू था कि आइडियाज होते हैं वो आपके साथ पैदा नहीं होते, आइडियाज डेवलप होते हैं बाद में आप लोगों की, जैसे जैसे इंसान जिंदगी गुजारता है मुख्तलिफ तजर्बात करता है। दूसरे लफ्जों में ये भी कह देते हैं कि जो प्लेटो का जो बिलीव था ना
जो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के व्यूज दिए थे कि आइडियाज जो है ना वो विरासत में मिलते हैं, जहां लोग कहते हैं कि जो बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बिल्कुल कुछ साफ सुथरी स्लेट होती है। लोग ने उस क्लीन स्लेट के लिए लफ्ज जो है ना वो यूज किया था तबुला रासा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल खुला होता है कि हर किस्म के असरात को वो कबूल करता है। वो जो एक बच्चे की जो स्लेट जो होती है ना स्लेट, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। आप उस स्लेट के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। इंसान फिर बाद में कुछ भी कोई भी पूरी जिंदगी में जितने भी तजर्बात करता है ना, साथ साथ उसके स्लेट के ऊपर वो नक्श होते चले जा रहे होते हैं। इस तरीके से होता है कि हम आइडियाज और सोच कैसे बनती है हमारे अंदर, ठीक है। आइडियाज इनबॉर्न नहीं होते, पैदाइशी नहीं होते। आप लोगों का जो इंसान का जो इर्द गिर्द जो माहौल होता है ना वो इंसान की इमेजिनेशंस को, इंसान के एहसासात को, इंसान की सोच को जो है ना वो शेप आउट करता है। लोग ये कहते हैं कि आप लोग सीखते कैसे हैं? आप लोग दो तरीकों से सीखते हैं, सेंसेशन के थ्रू और रिफ्लेक्शन के थ्रू। सेंसेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी को ना कोई स्टिमुलाई मिलता है तो वो कुछ महसूस करती है। फॉर एग्जांपल अगर बंदा किसी गर्म चीज के साथ हाथ टच करता है ना तो उसको वो गर्म महसूस होती है वो चीज, तो फिर वो क्या करता है, वो जल जाता है उसका हाथ, तो वो वहां से फिर वो चीज सीख लेगा कि गर्म चीजों को मैंने हाथ नहीं लगाना। ये क्या है? ये आप लोगों ने एहसासात के थ्रू सीखा है, ठीक है, महसूस किया ना आपने उस गर्मी को। अब स्टिमुलस और जो भी स्टिमुलाई है वो आपके अंदर एक जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस छोड़ जाता है। कोई भी स्टिमुलाई आप लोगों को कोई भी सिग्नल मिलता है ना तो आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। दूसरी तरफ आप लोग देखें रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि बॉडी को जब भी कोई स्टिमुलाई मिलता है ना तो आप लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, आप लोग समझते हैं, उससे आप लोग नतीजे भी अखज़ करते हैं, ठीक है। जो इंसान है वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने परसेप्शन, अपने नजरियात के मुताबिक उस स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा, उससे वो फिर रिजल्ट्स निकालेगा। दो बंदे जो है ना वो रिफ्लेक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं मुख्तलिफ सिविलाइज को। अच्छा, लोग जो थे ना, लॉकिस का ये भी व्यू था कि जो सेंसेशंस होती हैं ना, जो एहसासात होते हैं वो आइडियाज क्रिएट करते हैं, लेकिन जो एक वजूहात होती है ना वो मुख्तलिफ आइडियाज को जोड़ देती हैं। अब मुख्तलिफ आइडियाज हैं, अगर उनके पीछे वजूहात सेम है तो आप लोग उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये जो कनेक्शंस और ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये ही एक नॉलेज का सोर्स होती हैं। सेंसेशंस जो होती हैं ना, जो एहसास होते हैं, आप लोग उसको इंटरप्रेट भी करते हैं, आप लोग उसको समझते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि हाँ इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। तो ये रीजन जो होता है ना उससे आप लोग एक नॉलेज बिल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक फीलिंग होती है ना कि कोई चीज गर्म है, आप लोग हाथ पीछे खींचते हैं, ठीक है। आपको स्टिमुलाई मिला, आपने ये इंटरप्रेट किया, ये आप लोगों ने नतीजा निकाल लिया कि जो गर्म चीजें होती हैं ना वो क्या होती है, डेंजरस होती हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है इस इंटरप्रिटेशन के पीछे कि वो गर्म चीजें डेंजरस होती हैं? रीजन ये है कि वो आपकी बॉडी को हर्ट करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये आप लोग देखें जरा, ये सारा कुछ काम कैसे होता है? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू हुआ है ना, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि सेंसेशंस कहां से आती हैं? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही आती हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जॉन लॉकी जो है वो एम्पिरिसिज्म के फाउंडर थे। जॉन लॉकी एक पॉलिटिकल, एक सियासती फिलोसोफर थे, सियासत में उनका बड़ा अमल दखल था, और वो ये कहते थे कि जो सोसाइटी है इसको हमें फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, इसको तरक्की करनी चाहिए, इसको डेवलप होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि नॉलेज को इकट्ठा करें। और वो ये कहते हैं कि नॉलेज आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? सेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर आप लोग रीजनिंग करें और एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, यानी कि पहले चीजों को सेंस करें, आप उसको महसूस करें, फिर कोई ना कोई लॉजिक दें, उसको रीजन दें, फिर उसके बाद आइडियाज को आप लोग जोड़ें। जॉन लॉकी ने सपोर्ट किया था एरिस्टोटल का व्यू पॉइंट कि आप लोगों ने एम्पिरिसिज्म के थ्रू आप लोगों ने लर्न करना है, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। उनका जो मेथड है उसने इसी बात को एनकरेज किया था कि आपने जो कुछ भी सीखना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखना है। इनकी जो सपोर्ट थी ना कि आइडियाज की एसोसिएशन के बारे में, इसी वजह से इनको एसोसिएशनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा होगा आज का लेक्चर नंबर कौन सा? हाँ, लेक्चर नंबर 7, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वो कर लें ज्वाइन, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को A+ ग्रेड से नवाजें। दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के सेमेस्टर के, आप लोग वो भी सारे इसी चैनल के आप लोग लें। बहुत सारे जो है ना वो दूसरे जो है ना हर सेमेस्टर के जो है ना वो BA साइकोलॉजी के तो अवेलेबल है, इसके अलावा भी अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।